मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री से पढ़ेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है, आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा। इसमें सबसे पहला हेडिंग जो आता है प्यारे बच्चों, वो है रासायनिक अभिक्रिया। अगर हम देखें कि भैया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो आप ध्यान से समझिए। जितने भी कोई अगर पहले पूछता है आपसे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि रासायनिक अभिक्रियाएं हमेशा याद रखिए। जैसे आदमी पढ़ता ही क्यों है? आदमी पढ़ता इस वजह से है कि भाई स्टेबिलिटी को अपने प्राप्त करे, वो पैसा कमाए, अच्छा मकान ले, गाड़ी ले, घोड़ा ले। ये सारी चीजों को व्यवस्थित ढंग से अपने जीवन में रखने के लिए इंसान क्या करता है? पढ़ता है, पैसा कमाता है। उसी प्रकार जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट, एलिमेंट मीन्स तत्व, जितने भी तत्व हैं, ये सभी स्थायित्व की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और स्थायित्व देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं कि भैया स्थायित्व क्या होता है, तो केमिस्ट्री की भाषा में आप लोग क्लास 9th के अंदर पढ़े होंगे, जिसके बाहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सोडियम है, तो सोडियम का जो बाहतम कोश है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें अगर 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया। अब देखिए, ये हर एक तत्व अपने बाहतम कक्षा में क्या करता है? 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन हटा दूं, यहां से क्या करूं, ये इलेक्ट्रॉन हटा दूं, तो देखिए इसकी बाहर वाली जो कक्षा होगी, ऑर्बिट होगी, वो 2 वाली है। अब 2 के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? देखिए 2 + 6 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसकी बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? बाहर वाली कक्षा में, बाहर की जो कक्षा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए बाहर की कक्षा में। तो हम कह सकते हैं कि जो सोडियम हुआ, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है। डोनेट करने का मीन्स मतलब ये होता है कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, और ये बनाता क्या है? Na+। अब Na+ बनाएगा, और ऐसे ही Cl का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 17 होता है। ये क्या करेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो हम कह सकते हैं इसके, देखिए बाहरी वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? अपना 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर वाली कक्षा में है, बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो इसको कितने की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी बंदे से लेगा। तो देखिए, देने वाला इलेक्ट्रॉन क्या है? Na है, और लेने वाला इलेक्ट्रॉन क्या है? Cl है। तो मेरे भाई, आप इतना जानो कि अगर मैं बात करूं, Na स्टेबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके बाहर वाली कक्षा में अभी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपनी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करे, दे दे। और ये क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन है, अभी इसको आवश्यकता है 1 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये कह सकते हो भैया आप सभी लोग कि यार जितने भी तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं, सभी अपनी बाहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। और वही 8 इलेक्ट्रॉन जब किसी तत्व का बाहतम कोश 8 इलेक्ट्रॉन से पूर्ण हो जाता है, तो वह स्थायित्व में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं
कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ये बता सकते हो कि रासायनिक अभिक्रियाएं हमेशा अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बनाए रखने के लिए किया जाता है। अर्थात हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि अपने अस्थायित्व को, जितने भी तत्व हैं वो एक दूसरे से रिएक्ट या अभिक्रिया तभी करते हैं जब वो अस्थायित्व में आते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं कि आपने यहां देखा कि सोडियम और क्लोरीन, इनके बाह्यतम कोश में, सोडियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक थे। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जनरल आप जो 9th क्लास में पढ़े हो 281 होता है। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 दिख रहा है। अगर ये हटा दें, क्या कर दें, ये हटा दें तो कितने बचेंगे? केवल 8 बचेंगे। तो इसका अष्टक पूरा हो गया। और जिसके अष्टक पूरे होते हैं वो लगभग मान के चलिए 100% वो तत्व स्टेबिलिटी में आ जाते हैं, अर्थात अस्थायित्व हो जाता है उनका। तो ऐसे ही मान लीजिए कि Cl का था, तो Cl ने क्या किया, 2 8 है ना। उसके बाद क्या होगा, लास्ट में इसके कितना होना है, 7। ठीक, तो 287 कितना हो गया, 17। इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 17 है और इसका 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो अगर इसका अष्टक बनाना है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आप क्या करोगे, दे दोगे। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ला के दोगे आप, एक इलेक्ट्रॉन तो अष्टक इसका पूरा, और इससे एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं आप तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। और इसी अष्टक पूरा करने की जो विधि है, व्यवस्था है, इसी को अब जैसे मान लीजिए, देखिए सोडियम अकेले में बताइए स्टेबल है या नहीं, नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए क्लोरीन क्या अकेले में स्टेबल है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन था। तो एक इसको जरूरत है और ये एक देने की जरूरत है और ये इसको एक लेने की जरूरत है। तो हम कह सकते हैं कि Na और Cl जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, NaCl बनता है, हम कह सकते हैं। तो NaCl अब बताइए स्टेबल है या नहीं है? स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन जब लिया होगा तो इसके पास भी 8 हो गए और इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 8 हो गए। तो हम ये साधारण, अभी तो देखिए जनरल बताया जा रहा है कि भैया आप समझ सके। तो रासायनिक अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों वो होती है जो हम कह सकते हैं कि अनस्टेबल, एक ऐसा तत्व है अनस्टेबल है। अनस्टेबल मीन्स अस्थाई। तो अस्थाई तत्व को अस्थाई बनाने के लिए, अब ध्यान से समझिएगा, अस्थाई अगर होगा, क्या होगा, अस्थाई अगर होगा तो इसके पास ऊर्जा कम होगी, ऊर्जा कम। ध्यान से समझिएगा बेटा, अगर कोई भी यौगिक तत्व या जो भी हो अस्थाई अगर होगा तो उसकी ऊर्जा कम होती है। और जो अस्थाई होता है, मान लीजिए ये दोनों अस्थाई हैं, अस्थाई, अगर ये अस्थाई हैं तो इनकी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। ध्यान से सुनिएगा, अब ऊर्जा अगर ज्यादा होती है तो प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगता है, प्रतिकर्षण बल अधिक हो जाएगा। तीर ऊपर लगा इसका मतलब अधिक हो गया। और यहां पर देखिए जब ऊर्जा कम होती है तो आकर्षण बल ज्यादा लगता है, आकर्षण बल ज्यादा लगता है। बात समझिएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया इस वजह से होती है, वह अपना अस्थायित्व प्राप्त करता है। और अस्थायित्व कैसे प्राप्त करेगा बेटा, ऊर्जा को कम करके और आकर्षण बल को बढ़ा के। अर्थात हम कह सकते हैं Na जो कि प्लस है और Cl जो कि माइनस है, ये दोनों आपस में मिले और कौन सा फोर्स लगा, वहां आकर्षण बल अधिक हो गया। और आकर्षण बल के अधिक होने से
अस्थायित्व बढ़ जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है। तो अगर आज से कोई पूछता है मेरे प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, तो आप कह देना कि जो तत्व या जिसकी ऊर्जा ज्यादा, प्रतिकर्षण बल ज्यादा और अस्थायी तत्व होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करके, आपस में रिएक्ट करना मतलब आपस में रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके अस्थायी तत्व कम ऊर्जा और आकर्षण बल अधिक करने की ये प्रवृत्ति रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। तो आप लोग ये शायद समझ पाए हों। आगे देखते हैं। तो आपने ये जान लिया भैया कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, तो सभी तत्व अपने अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए, अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं करती है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो वह क्रिया जिसमें अभिकारक आपस में मिलकर उत्पाद बनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अगर मैं बात करूं, अब इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है अभिकारक, इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट कहते हैं, और दूसरा वर्ड आ रहा है उत्पाद, उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि कोई दो लोग हैं ए प्लस बी मिल करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है ए और बी। तो जो लोग भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, जो भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम कह सकते हैं अभिकारक, अभिकारक। और जो प्रोडक्ट आता है इस तीर के उधर वाला साइड, ये इसको बोलते हैं उत्पाद। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो आप कह दीजिएगा वह क्रिया जिसमें अभिकारक, कौन, अभिकारक आपस में मिलकर, देखिए अभिकारक क्या कर रहा है, आपस में ए और बी मिल करके एक नए प्रोडक्ट ए बी का उत्पादन करते हैं, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हम आने वाले समय में पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। आगे देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया आपने जाना, एग्जाम्पल में मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल सबसे पहला है भोजन का पचना। जो हमारे शरीर के अंदर जब हम भोजन लेते हैं तो वो शरीर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रिएक्शन होते हैं कह लीजिए बॉडी के अंदर, और वो जो भी रिएक्शन होता है वो सभी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आता है। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों श्वसन, जो हम सांस लेते हैं, तो वहां भी इसका एग्जाम्पल है रासायनिक अभिक्रिया का। लोहे पर जंग का लगना, ये भी कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीता या रिबन का जलना, ये भी कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना, दूध से दही बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ही आता है। सारे एग्जाम्पल थे। तो दूसरी चीज मैंने आपको समझा भी दिया है कि भैया अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। तो अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं, मैंने आपको बताया। और उत्पाद किसे कहते हैं, जो देखिए अभिकारक या पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग हो लेता है, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ये पहले से पढ़ लिए हैं। देखिए वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं, अभी मैंने समझाया भी है। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, अगर मान लीजिए कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो आप कैसे पता कर पाओगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया ही है, तो उसके लिए कुछ चीजें होना जरूरी है, जिसमें पहला आता है रासायनिक अभिक्रिया का हम पता निम्न तरीके से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं देखते हैं हम। तो सबसे पहला है गैस निकलेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। दूसरा है रंग का बदलना, कलर चेंज हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों तापमान का बदलना, तापमान चेंज हो जाएगा। चौथा है अवस्था में परिवर्तन होना, अवस्था बदल जाएगी। और पांचवा है मेरे प्यारे बच्चों सुगंध या दुर्गंध का आना। तो अगर आज से कोई पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया
तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो कितने कारण हो सकते हैं? तो पहला है, आप कह सकते हो गैस निकलना, दूसरा रंग बदलना, तीसरा तापमान बदलना, चौथा अवस्था में परिवर्तन होना और पांचवा है सुगंध या दुर्गंध का आना। अगर ये पांचों आ रहे हैं या इसमें से कोई भी दो तीन भी आ जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के कितने टाइप हो गए, कैसे पता लगा पाएंगे कि भैया रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो आपको पता लगाना है गैस निकलना चाहिए, रंग बदलना चाहिए, तापमान बदलना चाहिए, अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए या सुगंध या दुर्गंध भी आना चाहिए। तो इससे हम पता लगा लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो स्लाइड है वो कहता है वह क्रिया जिसमें अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं क्या कहलाती है? क्वेश्चन है ये। सबसे पहला आपने ऑलरेडी पढ़ा है, देखिए पहला भौतिक परिवर्तन कहलाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया। तो आपके सामने देखिए रंगीन सा भाग दिख रहा है, रासायनिक अभिक्रिया मैंने पहले भी पढ़ाया है। ए प्लस बी जब मिलते हैं ए बी बनता है तो क्या कहलाता है? वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, ये सारे ऑप्शन गलत हैं, केवल बी ऑप्शन सही है। भोजन का पचना किसका उदाहरण है? ये भी रासायनिक अभिक्रिया के ही एग्जाम्पल होंगे, नो डाउट। ठीक, आगे देखते हैं, लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन ही है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। तो अगला हेडिंग आता है शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण क्या होते हैं? इनके नामों यानी कि अभिकारक और उत्पादों को उनके नाम से दर्शाना। इससे नाम से अगर जैसे देखिए अगर हम चाहते तो इसको ऐसे लिख सकते थे, कार्बन, बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कार्बन ऑक्सीजन और बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये लिखना नहीं है, ये सूत्र है, फार्मूले हैं, सिंबल है कह लीजिए, तो ये नहीं लिखना है। अब कार्बन को हम हिंदी में ऐसे लिख देंगे कार्बन, ऑक्सीजन को हम हिंदी में लिख देंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हिंदी में लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऐसे लिख देने पर देखिए अभिकारक, अभिकारक जो भाग लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन, ये अभिकारक हुआ, पहले से पढ़े हो बेटा। और ये क्या हुआ? उत्पाद हुआ। तो हम कह सकते हैं अभिकारक और उत्पादों को उनके नाम से दर्शाया जाना, जैसे हिंदी में लिखा गया कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो हम उसे क्या कहेंगे? शब्द समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? शब्द समीकरण बोला जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों अगला देखते हैं क्या आता है, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। ये तो पहले से ही पढ़ लिए हो मेरे बच्चे, शब्द समीकरण भी पढ़ लिए हैं। ये स्लाइड लग रहा है दोबारा आ गया है, तो आगे की कहानी में हम लोग देखेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन को कैसे हम प्रदर्शित करेंगे ये देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप अगर ध्यान से देखो, कोई भी रासायनिक अगर परिवर्तन हो रहा है तो हम कह सकते हैं, अगर मान लीजिए कहीं ठोस लिखा है, क्या लिखा है? ये नहीं लिखना है आपको, और ये सारा चीज भी नहीं लिखना है, गलती से टाइपर ने मेरे टाइपिंग कर दिया है तो ये भी नहीं लिखना है आपको। अब यहां से लिखना है, ये तो ये पढ़ाई दिए हैं बेटा ऊपर यहाँ तक। तो अब यहां से हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। तो अब रासायनिक परिवर्तन का मतलब जब कभी ए और बी ने रिएक्शन किया और ऐसे लगा दिया गया ए और बी, मान लेते हैं। अब अगर मान ले हम मेरे प्यारे बच्चों ए की जगह पर कोई ऐसा तत्व हो, कोई ऐसी चीज हो जो गैसियस फॉर्म में हो, तो अगर गैस है तो आप जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन है O2, कहीं लिखा है ऑक्सीजन,
तो O2 को जब हम दिखाएंगे तो यहां पर ऐसे लगा देंगे G, तो इसको हम गैस कह देंगे। अब ये G लगने से ये पता चल रहा है कि ये गैस है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि कहीं लिखा है H2O, मान लीजिए, तो ये मान लीजिए लिक्विड होता है, द्रव होता है, तो L लगा देंगे यहां। ऐसे अगर मान लीजिए कहीं लिखा है सोडियम, या कहीं लिखा है आपका Au, गोल्ड है, सोना है, तो यहां पर आप सॉलिड लगा दीजिए। तो मतलब कह सकते हैं हम कि रासायनिक परिवर्तन में जब चीजें परिवर्तित होती हैं, या तो उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो हम कह सकते हैं ठोस को यस लगा दिया जाता है प्यारे बच्चों, द्रव को यल लगा दिया जाता है, गैस को जी लगा दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी आती हैं परिस्थितियां होती हैं, जैसे कुछ में तीर ऊपर और नीचे की तरफ लगा दिया जाता है, जैसे तापमान है, दाब है, उत्प्रेरक है, इत्यादि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तो ये सब बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करेंगे उसमें लिखा होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। तो हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करेंगे, इसको हम अगले कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। धन्यवाद।